हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 10 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस मॉडल पेपर नंबर 10 के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 183 का संबंध है 6 के साथ में, उसी प्रकार से 164 का संबंध है 4 के साथ में, इसी प्रकार से 122 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 183 से यहाँ पर 6 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 183 से 6 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 183 मिलकर बना है 1 8 और 3 से। यदि हम क्या करें 183 की पहली 2 संख्याओं के अंदर उसी 183 की तीसरी संख्या का भाग दे दिया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 6। यानी कि यदि हम 18 के अंदर 3 का भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 164 से यहाँ पर 4 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 164 मिलकर बना है 1 6 और 4 से। तो 164 की पहली 2 संख्याओं के अंदर क्या करेंगे, इसी 164 की तीसरी संख्या यानी कि 4 का भाग दे देंगे इस 16 के अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए ये 4 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 122 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 122 मिलकर बना है 1 और 2 और 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 122 की पहली 2 संख्याओं के अंदर इसी 122 की तीसरी संख्या यानी कि 2 का भाग दे देंगे 12 के अंदर। तो 2 का भाग 12 के अंदर दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सीधी सी बात है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 6 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में ABOUT को 12632 लिखा जाता है तो उसी भाषा में GRACE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट
उसे कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि ABOUT इसको 12632 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ABOUT को यहां पर 12632 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि GRACE को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर ABOUT इसको 12632 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है ए आता है 1 नंबर पर है, उसके बाद में है बी आता है 2 नंबर पर है, उसके बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर है, उसके बाद में है यू आता है 21 नंबर पर है, उसके बाद में है टी आता है मेरे भाई 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है इस संख्या का, यहाँ पर इसके अंदर जो सिंगल संख्या है उसको लिखा गया है ऐसे की ऐसे, और जो डबल संख्याओं से मिलकर बनी है संख्या उसकी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर एक संख्या की गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 को लिखा गया है ऐसे कैसे, उसके बाद में 2 को भी ऐसे कैसे लिखा गया है, उसके बाद में 15, ठीक है मेरे भाई 15 दो संख्याओं से मिलकर बना है, तो 1 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 6। इसी प्रकार से देखिए 21 भी 2 संख्याओं से मिलकर बना है, तो 2 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 3। उसी प्रकार से देखिए 20 मिलकर बना है 2 और 0 से, तो 0 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2। यानी कि ABOUT इसको लिखा गया है 12632 इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि GRACE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जी का नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है आर आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ए, तो यहां पर हम लिखेंगे ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है सी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। और लास्ट में है ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए 7 क्या है, सिंगल संख्या है तो इसको लिख देंगे 7 ऐसे कैसे। उसके बाद में क्या है 18 की मेरे भाई दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 8 मिलकर बन जाएगा 9। फिर क्या है 1, तो यहां पर देखिए आगे 1 है तो 1 को लिख देंगे ऐसे कैसे। फिर क्या है 3, तो मेरे भाई यहां पर इसके बाद में लिख देंगे 3। और लास्ट में क्या है 5, तो यहां पर हम लिख देंगे 5। यानी कि GRACE इसको लिखा जाएगा 79135। अब हमें देखना है कि 79135 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 79135 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से मोची का संबंध है चमड़े के साथ में, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि मोची का संबंध चमड़े के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मोची का संबंध चमड़े के साथ में कैसे है, तो जो मोची होता है इसका कार्य होता है कपड़े का। अब उसी प्रकार से हमें यहां पर बताना है कि दर्जी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई जिस प्रकार से मोची का संबंध है चमड़े के साथ में, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध हो जाएगा कपड़े से। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा कपड़े। अब हमें देखना है कि कपड़े शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है कपड़े शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मेरे भाई मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का आश्चर्य गुणे से है, बी का आश्चर्य भाग से है, सी का आश्चर्य प्लस से है और डी का आश्चर्य माइनस से है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने जो ये वाली समीकरण दी गई है इस समीकरण को ध्यान से देखना है और इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और उन सभी अल्फाबेट लेटर का अर्थ इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है वो अर्थ आपको इस समीकरण के अंदर रखना है। और जो नया समीकरण बनेगा उसको सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि ए का आश्चर्य है गुणे से, तो मेरे भाई ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का आश्चर्य भाग से, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि सी का आश्चर्य है जोड़ से, यानी कि प्लस से है तो सी के स्थान पर हम प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि डी का आश्चर्य है माइनस से, तो मेरे भाई डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे नया समीकरण है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 है, उसके बाद में ए का अर्थ है गुणा, उसके बाद में 3 है, फिर सी का अर्थ है प्लस, यहाँ पर कर देंगे प्लस है, उसके बाद में 24 यहाँ पर लिख देंगे 24 है। फिर बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग, उसके बाद में 12 यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर डी का अर्थ है माइनस, यहाँ पर कर देंगे माइनस, और उसके बाद में है 19 है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे सबसे पहले भाग को, यानी कि 12 का भाग देंगे 24 में, तो ये चला जाएगा 12 दूना के 24 है। और यहाँ पर फर्स्ट में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 8 गुणा में 3, उसके बाद में प्लस है, फिर लास्ट में बच रहा है माइनस का 19 है। मेरे भाई भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8 गुणा 3 करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 8 3 24, उसके बाद में क्या है प्लस, प्लस का है 2, उसके बाद में माइनस 19 है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26 है, और यहाँ पर लास्ट में बच रहा है क्या, माइनस का 19 है। तो 26 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 19 कर देंगे। तो 26 में से माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 7 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने।
उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि स्तनधारी, कुत्ता और मनुष्य, इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने तीन शब्द हैं, पहला शब्द है स्तनधारी, दूसरा शब्द है कुत्ता और तीसरा शब्द है मनुष्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे स्तनधारी और कुत्ता के बीच में। क्या स्तनधारी और कुत्ता के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, स्तनधारी और कुत्ता के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो कुत्ता है ये मेरे भाई स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कुत्ता और मनुष्य के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कुत्ता और मनुष्य इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, कुत्ता और मनुष्य के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि कुत्ता अलग होता है और मनुष्य अलग होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, स्तनधारी और मनुष्य इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या स्तनधारी और मनुष्य इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, स्तनधारी और मनुष्य के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मनुष्य है ये भी किसके अंदर आता है, स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन तीनों शब्दों में से कॉमन शब्द हो गया स्तनधारी। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए, स्तनधारी के लिए। फिर देखिए स्तनधारी के बाद में शब्द है कुत्ता। क्या कुत्ता और स्तनधारी इनका आपस में रिलेशन है? तो हाँ सर, जो कुत्ता है ये स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है। तो दूसरा आरेख हम बना देंगे कुत्ता का, किसके अंदर, स्तनधारी आरेख के अंदर है। उसी प्रकार से तीसरा शब्द है मनुष्य। तो मनुष्य का कुत्ता और स्तनधारी के साथ में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मनुष्य का कुत्ता के साथ में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मनुष्य का स्तनधारी के साथ में रिलेशन है। यानी कि मनुष्य भी क्या है, एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। तो मेरे भाई मनुष्य का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर, स्तनधारी आरेख के अंदर है। तो यहां पर हम बना देंगे मनुष्य का आरेख है। और मेरे भाई यहां पर देखिए कुत्ता और मनुष्य दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है असम राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है अमाशय में और ऑप्शन डी है मस्तिष्क में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है यहीं से कि पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना इस पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में मटर के दाने के समान पाई जाती है। तो इन प्रश्नों को भी आप जरूर याद रखना क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है। और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन करने का प्रावधान है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन ए फ्रांस देश के मध्य से, ऑप्शन बी है जर्मनी देश के मध्य से, ऑप्शन सी है कनाडा देश के मध्य से और ऑप्शन डी है इंग्लैंड देश के मध्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ग्रीनविच देशांतर रेखा इंग्लैंड देश के मध्य से गुजरती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है पलिया में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है अस्थि मज्जा में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण का, ऑप्शन सी है वसा संश्लेषण का और ऑप्शन डी है श्वसन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? ऑप्शन ए आयोडीन तत्व के कारण है, ऑप्शन बी है लोहा तत्व के कारण है, ऑप्शन सी है कैल्शियम तत्व के कारण है और ऑप्शन डी है पोटेशियम तत्व के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आयोडीन तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी वर्ष 1980 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1982 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत हुई थी वर्ष 1982 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि पाल घाट दर्रा मेरे भाई नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई रीजनिंग और मैथ आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का यूरोप से व्यापार सुएज नहर द्वारा होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।